तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों के स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सेल थ्योरी। क्या है? सेल थ्योरी, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइनें कहूँगा कि ना शौहरत के लिए ना प्यार के लिए, ना शौहरत के लिए ना प्यार के लिए हमें सिर्फ पढ़ाई करना है, तो माँ बाप के लिए, सिर्फ माँ बाप के लिए। चलिए आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में पूरा लिख दिया है, हिंदी में भी उसका मतलब हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कहा है इसमें कि सेल थ्योरी जो होता है मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों, इसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। ठीक है। अगर हम कोशिका सिद्धांत की बात करें, किसकी बात करें? कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें मेरे शेरों, तो ये क्या होता है? ऑल लिविंग, ठीक है, ऑर्गेनिम्स आर, ठीक है, कंपोजिट ऑफ, ठीक है, वन और मोर सेल। इसका क्या मतलब है? मोर सेल का मतलब होता है अधिक कोशिका। मोर सेल का मतलब क्या होता है? अधिक कोशिका। और यहाँ पे वन यानी कि एक से अधिक कोशिका। ठीक है। कंपोजिट मतलब क्या होता है? जुड़ करके या फिर एक से अधिक कोशिकाएं मिल करके। ठीक है। ऑर्गेनिम्स का मतलब क्या होता है? इसके अंगे, ठीक है, यानी कि सभी जीवित। ऑर्गेनिम्स मतलब क्या होता है? जीव। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? जीवित जीव। यानी कि आल मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या नाम है? सभी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी जीवित जीव, सभी जीवित जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिका सिद्धांत की पहली बात है। कोशिका सिद्धांत की पहली लाइन क्या कहती है, यानी कि कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया है? कोशिका सिद्धांत में पहली लाइन जो कहा गया है वो कहा गया है कि जीवित जीव जो होते हैं, कि सभी जीवित जीव एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं या फिर कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा सभी जीवित जीव एक से अधिक कोशिका, एक से अधिक कोशिकाओं, एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लों। पहली लाइन हमने क्या बताया कि जो जीवित जीव होते हैं, मतलब जो जीवित जीव होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मेरी जो कोशिकाएं हैं उसमें जो है असंख्य कोशिकाएं, मतलब मेरी जो शरीर में कोशिकाएं हैं, मेरे जो शरीर में कोशिकाएं हैं, असंख्य प्रकार की कोशिकाएं, मतलब कई हजार करोड़ों के रूप, मतलब कोई उसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। ठीक है। तो उस प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो एक कोशिका से, मतलब एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं के मिलने से हमारे बॉडी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं अगली लाइन क्या कहती है कुछ सेल थ्योरी में, यानी कि कोशिका सिद्धांत की जो अगली लाइन है, यानी कि कोशिका सिद्धांत की दूसरी पॉइंट क्या कहती है कि द सेल इज द, ठीक है, मस्ट, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट यानी कि आधार। बेसिक का मतलब क्या होता है? आधार या फिर बुनियादी कह लीजिए। बेसिक का मतलब होता है आधार या फिर बुनियादी, यानी कि कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की आधार
भूत इकाई है या फिर बुनियादी इकाई है। आप इसको लिख सकते हो आधारभूत को बुनियादी इकाई है। ठीक है, तो दूसरी लाइन क्या कहती है कि कोशिका जो होती है ये जीवन की आधारभूत इकाई मानी जाती है या फिर है। ठीक है, सेल थ्योरी की दूसरे लाइन का कहने का मतलब क्या है, यही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे शेरियों, तीसरी लाइन क्या कहती है, इसमें सेल थ्योरी में केवल और केवल अगर कहा गया है तो वो कम से कम 3 ही बातें कही गई हैं। पहला तो हमने आपको बता दिया कि सभी जीवित जीव एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा हमने आपको बताया कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है, यानी कि द सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरे जो पॉइंट कह रहे हैं, तीसरा कह रहा है ऑल सेल्स, ठीक है, एरिस या फिर एरिज ओनली फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल। यानी इसका क्या मतलब है, प्री एक्साइटिंग सेल का मतलब क्या, सभी कोशिकाएं क्या होता है मेरे रसगुल्लों, जो ऑल सेल होते हैं, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद, जो पहले से मौजूद हैं। ठीक है, जो पहले से क्या है, प्री मतलब ये सब क्या हो, पहले से क्या बोलते हैं उसको, पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। यानी इसका क्या मतलब होगा, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद, ठीक है, पहले से मौजूद, ठीक है, कोशिकाओं, पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं, ये हमने बताया। मतलब कोशिका सिद्धांत में मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेनियों, 3 ही बातें मेनली कही गई हैं। पहली जो बात कही गई है वो क्या कहा गया, पहली बात कहा गया है कि जो सभी जीवित कोशिकाएं हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। दूसरी लाइन कह रही है कि जो कोशिका होती है वो जीवन की आधारभूत इकाई मानी जाती है या फिर इकाई है। तीसरी लाइन क्या कहती है, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, यानी कि सभी कोशिकाएं पुरानी कोशिका से ही निर्मित होती हैं, ये भी आप कह सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो सेल होता है, सेल थ्योरी दिया किसने था, ये भी ध्यान में रखिएगा कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट। ठीक है, सेल थ्योरी 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। किसने दिया था, 2 साइंटिस्टों ने दिया था कि जो कोशिका सिद्धांत है, क्या है मेरे रसगुल्लों, कोशिका सिद्धांत की अगर हम बात करें, कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, 2 वैज्ञानिकों, ठीक है, 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। पहले वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो मेरे शेर और शेनियों, पहले वैज्ञानिक का नाम था थियोडोर स्वान। क्या नाम था, थियोडोर, ठीक है, क्या नाम था, थियोडोर, ठीक है, थियोडोर स्वान, ठीक है। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम था, ठीक है, मैथियस, ठीक है, मैथियस जैकब, ठीक है, क्या नाम था, मैथियस जैकब। और उसके बाद क्या था, स्लाइडेन। क्या नाम था, मैथियस, ठीक है, मैथियस जैकब, क्या नाम बताया, मैथियस जैकब, ठीक है। मैथियस जैकब की अगर हम बात करें तो ये क्या थे, स्लेडन, ठीक है,
स्लेडन, मैथिलियस जैकब स्लेडन या फिर स्लाइडेन, ठीक है। ये दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। कोशिका सिद्धांत को देने वाले दो ही वैज्ञानिक हैं, पहला है स्वान, दूसरा नाम है स्लेडन, या फिर आप स्वान भी कह सकते हो या फिर स्लाइडन, स्वान एवं स्लाइडन भी कह सकते हो। इनका पूरा नाम हमने लिखा मैथिलियस जैकब स्लाइडन और इनका नाम क्या है, थियोडोर स्वान, ठीक है। ये दोनों ऐसे वैज्ञानिक हैं मेरे रसगुल्लों, ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो अंडरलाइन इसको कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि सेल थ्योरी के बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। अगर हम रुडोल्फ विर्चो की बात करें तो ये एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1855 में, कब मेरे रसगुल्लों, 1855 में एक स्टेटमेंट दिया था, यानी कि एक लाइन इन्होंने कहा था। वो भी कब कहा था, जब इनकी उम्र कितनी थी, ठीक है, 34 ईयर के जब ये थे तब, ठीक है, जब ये 34 ईयर्स के थे तब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था कि ओमनिस, ठीक है, क्या दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ ये है, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या हुआ कि ये जो कहने वाले हैं, अगर हम बात करें ओमनिस सेलुला ई सेलुला की, इनके कहने का तात्पर्य क्या था, ठीक है, इनके कहने का तात्पर्य ये था कि प्रत्येक कोशिका, ठीक है, प्रत्येक कोशिका दूसरे सेल से अर्जित की जाती है। यानी इस लाइन का क्या मतलब था, इस लाइन का मतलब क्या था कि एवरी सेल, ठीक है, स्टेम फ्रॉम, ठीक है, एन अदर सेल, यानी प्रत्येक कोशिका दूसरे कोशिका से उपार्जित है। क्या है, उपार्जित है या फिर उपार्जी है, उपापर्जी, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में बताऊं अगर मैं कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है कि प्रत्येक कोशिका दूसरे कोशिका से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। ये इनका जो है स्टेटमेंट था, किसका, रुडोल्फ विर्चो का, जिन्होंने 1855 में जब ये, ठीक है, 34 ईयर के थे तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम था, ठीक है, लुईस पाश्चर। क्या नाम था मेरे शेर और शेरनियों, लुईस पाश्चर, ठीक है, क्या नाम था, लुईस पाश्चर, ठीक है, क्या नाम था, लुईस पाश्चर। ये ऐसे वैज्ञानिक हैं लुईस पाश्चर, इन्होंने, ठीक है, ड्रीम थ्योरी ऑफ डिसीज, यानी कि क्या बात करें, चर्म, ठीक है, ड्रीम मतलब क्या होता है, चर्म या फिर रोगाणु, चर्म या फिर रोगाणु, चर्म या फिर रोगाणु, ठीक है, सिद्धांत को दिया। कौन, तो वो थे लुईस पाश्चर। कौन थे, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चर्म या फिर रोगाणु सिद्धांत को दिया था, ठीक है। कौन, किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने चर्म रोगाणु या फिर चर्म सिद्धांत को दिया था। आगे बात कर लेते हैं कि ये जो लुईस पाश्चर हैं इन्होंने, ठीक है, रेबीज वैक्सीन, क्या चीज, रेबीज वैक्सीन, ठीक है, कौन सी वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन का मतलब क्या होता है, दवा, ठीक है, वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिसको बोलते हैं कॉलेरा, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलेरा या फिर कॉलेरा की बात कर लेते हैं, कॉलेरा वैक्सीन, जिसे आप कहते हो कॉलेरा, ठीक है, एंड मतलब होता है और, ठीक है, एंथ्रैक्स वैक्सीन, किसकी बात करें,
एंथ्रेक्स वैक्सीन। एंथ्रेक्स वैक्सीन, ये 3 ऐसे वैक्सीन हैं जिसके बारे में जानकारी देने वाले वैज्ञानिक हैं लुईस पाश्चर। मतलब इन सब वैक्सीनों को देने वाले कौन वैज्ञानिक है? लुईस पाश्चर एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिसके बारे में जिसको इन्होंने दिया था। अब उसके बाद बात कर लेते हैं क्या बोलते हैं? पश्चुरिडेशन। ठीक है, पश्चुराइजेशन की अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, पश्चुरीकरण। क्या बोलते हैं? पाश्चुरीकरण। अगर हम पाश्चुरीकरण की बात करें तो इन सबको, इन वैक्सीन को पाश्चुरीकरण करके ही बनाए थे कौन? ठीक है, रूडोल्फ, क्या नाम था उसका? लुईस पाश्चर। क्या नाम था? लुईस पाश्चर ने। ठीक है, उसके बाद क्या है? लुईस पाश्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, लुईस पाश्चर को जीवाणु विज्ञान, क्या है? जीवाणु विज्ञान मेरे रसगुल्लों, जीवाणु विज्ञान के पिता माने जाते हैं, यानी कि पिता कहे जाते हैं। कौन? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी की बात करें, यानी कि आधुनिक, किसकी बात कर लें? नए या फिर आधुनिक। ठीक है, आधुनिक का मतलब होता है नया। आधुनिक जीवाणु विज्ञान की अगर हम बात करें मेरे शेरों और सेनियों, तो वो माने जाते हैं, ठीक है, रॉबर्ट कोच। कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट कोच माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, ठीक है, रॉबर्ट कोच एक ऐसे वैज्ञानिक है जो आधुनिक जीव विज्ञान के पिता माने जाते हैं। लेकिन जो पुराने वाले जीव विज्ञान के पिता हैं वो हैं लुईस पाश्चर। कौन है? लुईस पाश्चर। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत को दिया था जिसको बोलते हैं चर्म या फिर रोगाणु सिद्धांत। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि सेल टाइप्स। क्या देख लेते हैं? सेल टाइप्स। तो ध्यान रखिएगा, 2 टाइप सेल होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप सेल होते हैं। तो मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद फिर हम आगे इसको बता देते हैं। 2 टाइप्स क्या होते हैं? सेल होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 टाइप सेल का मतलब क्या होता है मेरे शेर और सेनियों। ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप सेल्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, अगर हम बात करें, किसकी बात कर लेते हैं? सेल। ठीक है, तो सेल्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो आपका आ जाता है वो आता है आपका प्रोकैरियोट्स। क्या आता है मेरे शेर और सेनियों? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। कौन आता है? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रो हो गया, कैरियोटिक, इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूं क्योंकि अभी प्रो का मतलब भी बताना है। प्रो का अभी मतलब भी बताना है। ठीक है, कैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद है ई कैरियोटिक सेल, जिसको बोलते हैं यू कैरियोटिक सेल। ठीक है, यू कैरियोटिक सेल। अब अगर बात मैं करूं आपके, ये दूसरा हो गया और ये पहला हो गया। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्रो का क्या मतलब होता है? किसका? प्रो का। तो ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लो, अगर मैं प्रो की बात करूं तो इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? प्रिनिविटी। क्या बोलते हैं? प्रिनिविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रिनिविटी। सॉरी, प्रिनिविटी नहीं होता, प्रिनिटिव होता। ठीक है, प्रिनिटिव, प्रिनिटिव। ठीक है, प्रिनिटिव जो होता है, प्रिनिटिव को बोलते हैं आदिम। क्या बोलते हैं? आदिम बोलते हैं। प्रिनिटिव को क्या बोलते हैं? प्रिनिटिव को बोलते हैं, ठीक है, प्रिनिटिव को बोलते हैं आदिम। आदिम। ठीक है, आदिम या फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसको प्राचीन। आदिम या फिर
प्राचीन। ठीक है, और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं कैरियोट की, किसकी बात कर लेते हैं, कैरियोट की, तो मेरे रसगुल्लू ध्यान रखिएगा, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। किसकी बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की। ठीक है, तो ये जो केंद्रक होता है इसका क्या मतलब है कि जिसमें आदिम या फिर प्राचीन केंद्रक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं यूकैरियोट्स की। ठीक है, तो यू का क्या मतलब होता है मेरे शेर और शेरनियों, तो यू का जो मतलब होता है अगर मैं बताऊं तो इसको बोलते हैं ट्रू। क्या बोलते हैं, ट्रू। ठीक है, ट्रू का क्या मतलब होता है, ट्रू का मतलब होता है अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं सत्य। क्या बोलते हैं, सत्य या फिर वास्तविक। क्या बोलते हैं, सत्य या फिर वास्तविक, वास्तविक या फिर इसी को बोल सकते हैं सत्य। ठीक है, और कैरियोट्स का क्या मतलब होता है तो हमने आपको बताया फिर वही, कैरियोट्स का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस। क्या होगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मतलब क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनियों, केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें सत्य यानी कि वास्तव में केंद्रक होते हैं उसे हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। जिसमें वास्तव में यानी कि प्राचीन केंद्रक होते हैं वो, ठीक है, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अभी मैं और इसको समझाता हूं अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि एक ये कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है। अब इसके कोशिका में क्या होगा, एक केंद्रक होगा। क्या होगा, एक केंद्रक होगा। ठीक है, तो इस केंद्रक में ध्यान दीजिएगा, इस केंद्रक के ऊपर कोई भी खोल या कवर नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यानी जो केंद्रक होगा इसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है इस वाले पर। लेकिन अगर यही हम बात कर लेते हैं इसकी, तो इस वाले में ये मान लेते हैं एक क्या है, एक सेल है। ठीक है, इसी सेल में क्या है, एक, ठीक है, केंद्रक है, और इसी केंद्रक के ऊपर जस्ट अगर हम बात कर लेते हैं एक कवर लगा होता है। ठीक है, तो इस कवर को हम क्या बोलते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं तो इसी कवर को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस कवर को हम बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, क्या होता है, केंद्रक झिल्ली। लेकिन अगर हम यही बात कर लें किसके, ये केंद्रक की, किसकी बात कर लें, केंद्रक की, तो केंद्रक याद रखिएगा तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, केंद्रक, क्या बात करिएगा, केंद्रक। तो ये वाला जो होता है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहां ये न्यूक्लियस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जिसके केंद्रक पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा यानी कि केंद्रक झिल्ली होगा वो यूकैरियोट्स होगा, और जिसके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं होगा वो आपका प्रोकैरियोट्स होगा। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। यानी क्या लिखोगे इसमें आप सीधा सीधा सिंपली भाषा में लिख सकते हो, ठीक है, कि एब्सेंट ठीक है, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब इनमें जो होता है कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता, यानी कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इस वाले में, किसकी बात कर लेते हैं, इस वाले में। तो इस वाले में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी क्या लिखोगे आप इसमें, प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसकी बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक है, यानी इस वाले में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद्यमान होता है या फिर प्रेजेंट होता है। अब उसमें हम और चीजें बात कर लेते हैं
जैसे इसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, इनमेच्योर सेल होता है, ये इनमेच्योर सेल होता है, और ये क्या होता है, मैच्योर सेल होता है, यानी कि ये परिपक्व सेल होते हैं और ये अपरिपक्व होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, इन या फिर इमेच्योर सेल्स होते हैं, यानी कि अपरिपक्व क्या होते हैं, अपरिपक्व की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, अपरिपक्व, ठीक है, अपरिपक्व कोशिका होता है। क्या होता है, अपरिपक्व कोशिका होता है। लेकिन अगर हम वही बात कर लें इसकी, तो ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं, मैच्योर सेल होते हैं, ठीक है, मैच्योर सेल। मैच्योर सेल का मतलब क्या होता है, एकदम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाना, ठीक है, एकदम क्या हो जाना, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाना। मैच्योर सेल का मतलब क्या होता है, परिपक्व कोशिका, ठीक है, ये है इसका मतलब, समझ में आया। यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स मैंने आपको समझा दिया कि प्रो का क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव होता है जिसको बोलते हैं आदिम या फिर प्राचीन, और कैरियोट्स का मतलब होता है केंद्रक। ई का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें वास्तविक यानी कि ट्रू या फिर सत्य, या कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, केंद्रक होता है। अगर हम प्रो की बात करें, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, केवल उसमें क्या हो, न्यूक्लियस हो, ठीक है, तो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ठीक है, यानी कि केंद्रक झिल्ली हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, और प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि इसमें पाया जाता है।